इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? बढ़िया है। तो पहली क्लास है आज केमिस्ट्री की मेरी। आप लोगों का सेकंड डे है। कौन कौन थे मेरे साथ ओरिएंटेशन में? रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ, मैंने नीचे ऑडिटोरियम में लिया था और ओरिएंटेशन। ओके, योर हैंड्स डाउन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। अभी तक जो थे वी वर हैविंग 5 chapters NCERT. The first one is chemical reaction and equations. Second is your acid bases and salts. Third है metals and non-metals. Fourth is carbon and its compound. And fifth one was periodic classification of elements. But as of now, the chapter has been removed from your NCERTs. But still, मैं वो chapter cover up कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है? Because again in class 11th, if you'll opt for science, वो आपके इंटर उसमें आएगा, चैप्टर थर्ड चैप्टर है, ठीक है? और काफी डिटेलिंग में आएगा। अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर, ठीक है? ये आगे के दो ही बच्चे क्यों बैठे हैं? कम हियर एंड सिट इन फ्रंट। मेरा नाम तो सब जानते हैं। हाँ, कहिए सर, लिखा ही हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं? तो माय नेम इज आकाश चावला एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर दिस सेशन। शुरू करें? अच्छा, तो आज की जो क्लास है वी आर गोइंग टू कवर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये हमें नहीं आएगा अच्छे से तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, चारों चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम भूल चुके हैं? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। बिल्कुल भूल चुके हैं, मतलब वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं आता। एलिमेंट्स तो पता है क्या होते हैं कि वो भी नहीं आते? कुछ तो अरे हाँ बोले ना बोले समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। इस लेक्चर को हम बेसिकली 2 क्लासेस में खत्म करेंगे, हो सकता है कल भी क्लास लग जाए। ओके, तो अभी तक हमने क्लास 9th में पहले क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर वाज मैटर, सेकंड वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड वाज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द फोर्थ वन वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साइलेंट पे चलो, अच्छा, क्विकली सेटल डाउन। ओके, तो मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। एक पॉइंट में इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ठीक है? एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखें हमने उनको क्या दे दिया? एक टर्म दे दिया कि ये सब क्या है? मैटर है, ठीक है? फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी। अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, वेट। फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में अगर मैं बात करूं तो वी हैड स्टडीड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप सबको पता है, दिस इज प्रीटी मच क्लियर विद प्रॉपर्टीज आई गेस, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम केमिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डायरेक्टली नहीं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है? कभी किसी का कुछ गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, बस तुम बैठे रहना। ओके, तो प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, हम डेली लाइफ में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या समझते हैं? डजंट हैव अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है वो भी बता दो। मिलावट, इम्प्योरिटीज, अच्छा। एनीबडी एल्स? हम यही समझते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब यही होता है कि उसमें कोई मिलावट है? यस और नो?
लेकिन केमिस्ट्री में अगर मैं कहूं तो इट्स नॉट द केस. यस, व्हाट यू आर राइटिंग, पे अटेंशन. वाइट टी शर्ट, क्या लिख रहे हो? हाथ तो चल रहा था. अच्छा, टॉपिक लिख रहे थे, ठीक है. ओके. तो अब मैं अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बताऊं आपको, तो प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particles, I would say, not elements. जनरलाइज करके particles. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं which are made up of only one kind of particles. अब केमिस्ट्री में ये पार्टिकल्स क्या है भाई? पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. यस और नो? यही पढ़ा है हमने. क्लियर हो रहा है सबको? तो आज से अगर हम केमिस्ट्री के टर्म से बात करें प्योर सब्सटेंसेस, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स. When two or more pure substances are mixed together, that is known as mixture. जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर. और मिक्सचर इम्प्योर है कि प्योर है? इम्प्योर है. आया समझ में? क्लियर हुआ? फर्दर अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, इसको क्लासिफाई कर रखा है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. कितने ऐसे हैं जिनको इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता? रेज योर हैंड्स. कि सर मैं जो पूछ लूंगा तो फिर पता लग जाएगा. हाँ, एलिमेंट पूरा पूरा हाथ उठाओ. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में जिसको डिफरेंस नहीं क्लियर है, ऑनेस्टली घबराने की जरूरत, पढ़ाना तो मुझे है ही है. यस, जिन्होंने नहीं उठाए हैं मैं उनसे पूछ लूं. आप बताइए. नहीं, सिटिंग इन फ्रंट. हाँ, हाँ जी. व्हाट आर एलिमेंट्स? टू और मोर टाइप्स ऑफ मेटल्स, तो वो एलिमेंट है. अच्छा. यस, यू टेल से डाउन. One kind of, or you can say same kind. Okay. Mixture of atoms or molecule. अच्छा, ठीक है. Partially, और मुझे थोड़ा precise. अच्छा, ठीक है. Yes. सर सेम. अब तो यही कहेंगे सर सेम. नहीं नहीं, sitting beside you. हाँ जी. जनरल डेफिनेशन एकदम प्रिसाइज वर्ड्स में तो है ही नहीं. चलो ठीक है, नाइस ट्राई. आप ही को देख रहा हूँ और क्या. अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ. एलिमेंट्स हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं, क्या? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को, ठीक है, हम केमिकली कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड. अभी इसके बारे में बात करेंगे. अब ये दोनों जो हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में. ठीक है. कैसे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा? अगर मैं एक आयरन नेल की बात करूं, आयरन नेल में सारे किसके पार्ट, किसके एटम्स हैं? आयरन के. यस और नो? तो जब सारे आयरन के एटम्स हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. आया समझ में? क्लियर हुआ? एनी डाउट? पक्का? अच्छा. अगर मैं कंपाउंड की भी बात करूं, तो मैंने कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, तो वो बना लेते हैं कंपाउंड. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके अगर पानी बना रहे हैं, तो कहना है से दैट वाटर इज अ कंपाउंड. क्लियर हुआ? हाँ हाँ, वो तो फिक्स रेशियो में तो ऑलवेज ही रहेंगे. ऑलवेज इट विल बी इन अ फिक्स रेशियो. क्लियर हुआ? तो अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, when two or more elements chemically combine together in a fixed proportion by mass, ठीक है, by volume नहीं, by mass की बात हो रही है यहाँ पे, then it is known as a compound. क्लियर हुआ? आया समझ में? अब जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है? ग्लूको, यस, टेल मी लास्ट सीट.
C6H12O6, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछो। एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्लियर है भाई? ये सारे एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? दीज आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? हाँ, एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, सिंबल। एलिमेंट्स का क्या होता है? सिंबल। और कंपाउंड का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है? अगर क्लास 9th का बेस बहुत ज्यादा मजबूत है, 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th क्लास के अगर मैं बेस की बात करूं तो 3rd और 4th चैप्टर आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है? फर्स्ट 20 दिस एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, उनके सिंबल याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पॉली एटॉमिक आयंस और उनके चार्जेस याद होने चाहिए। ठीक है? ये कुछ टर्म्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है, देखो केमिकल फॉर्मूला बनाना बस मुझे बताना है क्रिस क्रॉस कर दो, हो गया। ठीक है? क्रिस क्रॉस करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको वैलेंसी और पॉली एटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस नहीं लर्न है, देन इट इज एन इशू। क्लियर हुआ? ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मिक्सचर्स की बात करूं तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कैसा कॉम्पोजिशन होता है? उबासियां ना लें, पानी पीना है। ओके, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सपोज आई हैव टेकन अ बीकर। ठीक है? इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर मिक्स कर दी। अब अगर मैं आपसे कहूं आप यहां से टेस्ट करिए, यहां से करिए, यहां से करिए, फ्रॉम द टॉप, मिडिल और बॉटम आपको कैसा टेस्ट आएगा? सेम, यानी स्वीट। ठीक है? ऐसा तो नहीं है ऊपर ऊपर पानी का टेस्ट आ रहा है, नीचे नीचे शुगर का आ रहा है। यस और नो? ऐसा तो नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो शुगर है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है? तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है? फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगेन आई हैव अ बीकर और इस पे मैंने पानी लिया एंड आई पुट सम चॉक पाउडर। पहला ऑब्जर्वेशन, थोड़ी देर बाद चॉक पाउडर जो है नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है? ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे नीचे चॉक पाउडर आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल्स को मिक्स कर दूं तो क्या वो यूनिफॉर्मिटी है उसमें? तो ये भी कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और बड़ा मुंह खोल लो। मिल्क की बात करूं तो मिल्क पूरा में वाइट दिखता है। ठीक है? लेकिन क्या वो होमोजीनियस है? नहीं है। मिल्क इज होमोजीनियस लुकिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं, सब कुछ है। क्लियर हुआ? तो मिल्क इज होमोजीनियस लुकिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उसको हम एक कैटेगरी देते हैं, दैट इज कोलॉइड्स। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना 9th क्लास की? तभी ये हाल है। कैसे सर? यही लाइन लिखी है एग्जैक्ट उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया शुगर सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन सा कम अमाउंट में होता है? सॉल्यूट। और ज्यादा अमाउंट में? तो अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूं तो इसमें शुगर क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वाटर। सॉइल, वाटर। मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। आया समझ में? ठीक है, चलिए। फिर कोलॉइड भी है, सस्पेंशन। जो मैंने चॉक वाटर, दिस चॉक जो मैंने आपको बताया था, चॉक पाउडर इन वाटर, तो वो क्या है? सस्पेंशन है। क्लियर हुआ? ठीक है? फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स को और फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि नोबल गैसेस, नॉन मेटल्स एक ही साथ लिखे हुए हैं।
बट हम इसलिए सेपरेट कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरली क्या है, स्टेबल है। नोबल गैसेस नेचुरली क्या है, स्टेबल है। अब जैसे इन शॉर्ट एक कहानी बताऊं, हम जैसे स्टेबल होना चाहते हैं ना, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स है, मेजॉरिटी में एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो स्टेबल कैसे होंगे, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब ये है कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो वो एलिमेंट का एटम जो है स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं कि पड़ा हुआ है, हाँ जी 8 इलेक्ट्रॉन आगे जाओ, या लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तभी तो होगा। और इसीलिए सारे एलिमेंट्स किस स्टेट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड स्टेट में। और वो कंबाइंड स्टेट को हम क्या कहते हैं, और कुछ एक, मिनरल्स एंड ओर, सुना है ये, यस और नो, ये वही चीज है। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिर होमोजीनियस में हम सोल्यूशन की बात करें, एसिड बेसिस सॉल्ट सोल्यूशन एलॉयज, दिस विल बी स्टडिंग इन सेकंड चैप्टर, ओके। इतना चार्ट क्लियर है पूरा ये, एनी डाउट? अब ये जितना भी क्लासिफिकेशन है, ये सब किसका बना है, पार्टिकल्स का। किसका बना है, पार्टिकल्स का। ये सब किसका बना है, पार्टिकल्स का। नेक्स्ट स्लाइड पे आए नाउ। अब एलिमेंट की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। क्या नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन निकाल सकते हो ऐसे ही, नहीं ना, यस और नो। तो ये बेस क्या है, और इसमें जो एलिमेंट है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का। किसका बना है एलिमेंट, और सारे एटम्स कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर हुआ, लिख लो इसे फटाफट से, क्विकली नोट इट डाउन। आज की डेट जरूर डाल लीजिएगा, लेक्चर 1 लिख लीजिएगा। लोगों को नींद आ रही है, क्यों आ रही है? अच्छा, सुबह कितने बजे जाते हो? वाटर बॉटल्स लेके आया करिए, वैसे भी अब समर्स आ रहे हैं। डन, एलिमेंट्स क्लियर है। अभी तक कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डाले जा चुके हैं, 118। क्लियर है ये। और इन्हीं एलिमेंट्स को हमने फर्दर किस में क्लासिफाई कर दिया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। एक और साथ में चीज बता देता हूँ, हम किसी भी एलिमेंट को मेटल कैसे कैटेगराइज करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कैटायन। क्लियर हुआ। और कैटायन कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, तो नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं, एनायन। एनायन यानी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर हुआ, एनी डाउट? कहाँ थे अभी तक आप लोग? अच्छा, ओके, क्विकली सेटल डाउन। आगे बढ़े, यस और नो? ओके, नाउ
अभी कंपाउंड्स के बारे में मैंने क्या बताया, दैट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, अभी मैं ये भी बताऊंगा फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या है, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। अब अगर मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2O। Suppose you are drinking water here, you are drinking water at your home, any other city, any other country, ठीक है, पानी तो सेम ही है, पानी का फॉर्मूला क्या है, उसमें किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O बोलो, ठीक है, मैंने एटम्स नहीं बोला, मैंने मॉलिक्यूल बोला है। तो मॉलिक्यूल यानी हम इस पूरे H2O को क्या कहेंगे, इट इज वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स भी जो है दो तरीके के होते हैं, अभी ये कंपाउंड हो जाए फिर उसके बाद हम उस पर भी आते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, टू। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, वन। तो यहाँ पे दो एटम का कितना हो जाएगा, टू। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, सिंप्लीफाई करेंगे 1:8, लेकिन किसका आ रहा है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। ये रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स रहेगा, वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस, चाहे कोई भी सोर्स से पानी बन रहा हो, ठीक है, इसका रेशियो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का बाय मास इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ऐसे ही अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का मुझे रेशियो बताइए, कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये मत रखिएगा कि पूछे ही ना बिल्कुल भी, कीप ऑन आस्किंग, ठीक है। हाँ, कार्बन के कितने एटम्स है, वन, एक एटम का मास 12, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, दो एटम का मास 32, सिंप्लीफाई करेंगे 3:8। तो ये किसका रेशियो है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए O:H का रेशियो बताइए, तो 1:8 नहीं लिखेंगे, 8:1 लिखना, क्लियर हुआ, नहीं तो यू लूज योर मार्क्स। गॉट इट, आया समझ में। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने दिया। अगर मैं ग्लूकोज की भी बात करूं, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, शुगर का सुक्रोज जिसे कहेंगे C12H22O11, यस, कहीं ना कहीं तो कभी तो सुना होगा, सुक्रोज इज C12H22O11। आया समझ में। अभी भी ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस नहीं क्लियर हुआ, अभी भी ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस नहीं क्लियर है, सबको क्लियर है, जो लेट आए हैं वो लोग हाँ या ना तो बोल दो, नहीं पता है तो बताओ, क्लियर है, क्लियर है, तुमको दिख रहा है बोर्ड, नहीं, द गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यस, इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, क्या हो गया, लिख रहे हो, अच्छा चलो लिख लो, लिख, क्विकली नोट इट डाउन, रेशियो भी लिख लीजिएगा, अमोनिया का रेशियो निकाल लीजिएगा, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, अमोनिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, गलत, NH4 इज रॉन्ग, NH4 कुछ नहीं है, NH3, यस, NH3। अमोनिया और अमोनियम में देयर इज अ डिफरेंस, अमोनिया गैस है, ठीक है, और अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, NH3 न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पे, और अमोनियम जो है इट इज अ पॉली एटॉमिक आयन, NH4+1, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अमोनिया अमोनियम एक जैसा ही लगता है। खुला रहने दो, उसे क्यों बंद कर रहे हो, डिस्टरबेंस आ रहा है क्या, कहाँ से, इज somebody टॉकिंग, बंद कर लो।
तो फिर गैस चेम्बर बन जाएगा ये। अभी बैठे हो तो नहीं पता, somebody will enter from outside. डन, रिटन। अमोनिया का रेशियो लिख लिया, कितना आ रहा है NH2H? हाँ, 14:3। बस एक ही तो स्टूडेंट्स का आ रहा है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 और हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1। कितने एटम्स हैं फॉर्मूला में? 3, तो 14:3। सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते अब इसको। क्लियर हुआ? यस और नो? मासेस याद रखिएगा, ठीक है? और उससे पहले एटॉमिक नंबर और वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो है ही, एक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री यही मोटिव है बताने का, बट आगे जितना भी वंस यू आर फेमिलियर विद केमिकल फॉर्मूला वो आपको बनाना आ गए अच्छे से, फिर रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है? और एक और चीज, अगर फॉर्मूला गलत लिखोगे तो पहला चैप्टर तो गया, क्योंकि पहले चैप्टर में ही आपकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है? और अगर आपके केमिकल फॉर्मूला गलत हो गए तो बैलेंसिंग तो ऑटोमेटिकली होनी ही होनी है फिर गलत, फिर यू लूज योर मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी जैसे मैंने बताया ये सारा मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का, ठीक है? ये GIFs थे, PDF में आ नहीं रहे हैं, अदरवाइज काफी अच्छा दिखता है ये सारे भी। तो अगर मैं बात करूं एटम की, व्हाट इज एन एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently. Now, why am I saying this which may or may not exist independently? यानी इसका मतलब तो ये हुआ कुछ एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनके एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जिनके एटम्स, पे अटेंशन, अब क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो पता है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं ध्यान से सुनोगे ना तो फिर मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ था मैं? हाँ, तो कुछ एलिमेंट के एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, कुछ के नहीं करेंगे। जिनके करेंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? अच्छा ठीक है, मोनोएटॉमिक तो कह दिया, तो क्या नाम देंगे? नोबल गैसेस, ठीक है? लेकिन अभी आपको यही पता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। क्लास 11th में जाके आएगा कि एक आधी नोबल गैस जो है इट कैन रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट अभी के लिए यही याद रखिए कि नोबल गैसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। बाकी एलिमेंट के एटम्स जो है उन्हें दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके स्टेबल होना होता है, फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो? इनफैक्ट दूसरे एलिमेंट्स जरूरी नहीं है। अब जैसे नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटम जो है दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करके स्टेबल हो जाता है और N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस और नो? ठीक है? हम कहते हैं क्या कि नाइट्रोजन जो है सिर्फ N के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं ना, ये तो सिर्फ इसका क्या है? सिंबल है। क्लियर हो रहा है? एट द बैक आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन का भी सेम है। फॉस्फोरस किस में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में? P4। P4। सल्फर S8। क्लियर है? यस और नो? और सल्फर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसा होता है? क्राउन जैसा, ठीक है? क्राउन यानी ताज, महल नहीं, सिर्फ ताज। ताज पता है ना? कहाँ होता है ताज, कहाँ पहनते हैं? किंग के सर पे। ये नहीं क्या सर, हमारे सर में भी है। डायरेक्ट किंग, तुम किंग नहीं हो सकते? तो फिर बस, चलिए ये लिख लो, क्विकली नोट इट डाउन। कंपाउंड्स की डेफिनेशन नहीं लिखी है? मेरी नजरें सब पे हैं। हाँ लिख लेना अभी। नोट्स प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए सबके। रिटन।
आवाज आ रही है? कर ही दो तो खोल। ठीक है यहाँ पे मॉलेस। आप लिख रहे हैं? दिखाना। सिंपलर की स्पेलिंग गलत। सिंपलर क्या होता है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब अभी मैंने कहा ये N2 है, O2 है, P4 है, ये सब तो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इन्हें क्या किसी के साथ कंबाइन करने की जरूरत है ऐसे? अब रिएक्शन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, ठीक है, बट अगर रिएक्शन नहीं है तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर तो रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है? मॉलिक्यूल हैं। क्या है? मॉलिक्यूल है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं एक और चीज। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, when two or more atoms of same element or different elements combine together it forms a molecule, वो भी सही है, ठीक है। हाँ, मैंने ये बोला कि आप ये भी लिख सकते हैं, if two or more atoms of same element or different element combine together it forms a molecule, that is also correct। कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं तो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस और नो? यस, यस, टेल मी। हाँ, हाँ, सही है, सही है, यस वी कैन से करेक्ट। डन। नेक्स्ट। अब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्लास 9th में। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। if I am writing just N2, O2, P4, H2, O2, O3, तो ये सब क्या है? These are molecules of elements, ठीक है? क्यों? क्योंकि सारे atoms जो हैं वो same element के हैं। Clear हुआ? And if I talk about compound, H2O, CO2, clear हो रहा है? These are molecules of compound। आया समझ में? O3 को क्या कहते हैं? ओजोन। O2 गैस बोलेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब अगर मैं लिख दूं ऐसे O, O2 एंड 2O, क्या डिफरेंस है तीनों में? रेज योर हैंड्स जो बता सकते हैं। O, O2, 2O, आप बताइए। O और O2 के बीच में डिफरेंस बताइए। यस यू टेल। अच्छा, O इज अ सिंबल और इन्होंने बोला O एक एटम है और O2 ऑक्सीजन गैस है, तो वही मुझे टर्म चाहिए था। O is not stable, O2 it's stable, okay, आपका भी ठीक है। Yes, somebody was raising hand this side,
लास्ट में कौन हाथ उठा रहा था वहां पे? यू टेल। अच्छा चलो बताओ। आई थिंक। हाँ, रिपीट इट अगेन। ना, O2 has two atoms, ये तो ठीक है, बट 2 वाला गलत बताया। You were also raising your hand? Yes. अच्छा, सेम, हाँ। Yes. O2 is a compound. O2 is an element. हाँ, yes. Tell. O is a single atom, किसका? ऑक्सीजन का। O2 is a molecule and 2O represent two atoms of oxygen. ठीक है, sit down. ये तो सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये कंबाइंड है, दो एटम्स केमिकली कंबाइंड है, और ये क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल। ये भी दो एटम्स हैं, लेकिन क्या ये केमिकली कंबाइंड है? तो क्या हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आया समझ में? यस और नो? ये वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आगे गैस लिख सकते हैं। और ये जो है सिंपल टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हम यहां नीचे लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में। आया? अच्छा, एक और चीज अगर मैं कह दूं, मैं ऐसे लिख दूं 2O2, यस, वेट यू टेल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में? क्लियर है? बैलेंसिंग जब करोगे ना तो ये पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। अभी भी ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? ये शेयर बेसिक्स है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता होंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है सबको? हैव यू नोटेड इट डाउन? सिंपल थोड़ा थोड़ा लिखना है, बहुत पूरा कॉपी नहीं करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट आयंस की बात कर लेते हैं। क्या हो गया? क्या डिस्कस करके हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। और थोड़ा मुझे भी हंस लेने दो। अच्छा, ओह, अच्छा लिख लो, जल्दी करो जल्दी। सबके स्कूल में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट हुआ है अभी? है? कब से स्कूल स्टार्ट हो गया था? खत्म? तुम्हारे यहाँ भी खत्म हो गया? अरे अभी 6 अप्रैल हुआ है, अभी 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल चैप्टर फिनिश। नहीं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। ठंड तो रखो। कैन आई स्पीक इन माई क्लास? हाँ। विथ स्कूल? HDR? तेज बोल लोगे तो कुछ हो जाएगा? अच्छा, बड़ी जल्दी खत्म करा दिया हमने चैप्टर, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दिए। नोट्स भी लिखवा दिए? उन्होंने बोला बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा कब स्टार्ट हुआ था? स्टॉप टॉकिंग एट द बैक। 4th चलो, 4th ऑफ मार्च कुछ ज्यादा ही पहले हो गया था भाई। इतनी जल्दी ऐसे खत्म करा देंगे तो ये 1 महीने में बुक खत्म कर देंगी मैम तो तुम्हारी। और ऐसा होगा तो फिर क्या सीखो? कह रहा कुछ सीखा ही नहीं, तभी तो यहाँ है ना। ओके, नहीं, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसमें उस रिएक्शन में भी एक एक एग्जाम्पल थोड़ी ना है, काफी काफी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आयंस की अगर मैं बात करूं, अभी मैं सिर्फ अगर ऐसे N लिखा है तो ये एक एटम तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कहा। और ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस पे कोई चार्ज नहीं है। और जब हम किसी भी एटम को न्यूट्रल कहते हैं, इसका मतलब उसमें क्या बराबर है? क्लियर हुआ? P stands for proton and E stands for electrons.
यानी किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। क्लियर है इतना? ये याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं इसको। अच्छा, अब अगर किसी भी येलो टी शर्ट, यस टेल मी व्हाई आर यू स्माइलिंग? येलो टी शर्ट आप ही ने पहनी है फिलहाल तो, ऐसे ही मैं भी हंसू? मुझे लगा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ याद आ गया हो। ओके, तो जब कभी भी न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना होता है तो वो क्या लूज या गेन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। और क्या सेम रहते हैं? ये याद रखना है, ठीक है? प्रोटॉन्स लूज या गेन नहीं होते हैं। क्या लूज या गेन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लूज, गेन और शेयर, तीसरा वर्ड। क्लियर हुआ? हाँ, शेयरिंग भी होती है। आया समझ में? यस और नो? हाँ जी। कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसमें, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी क्लास आपकी। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अगर मैं 11 एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, यानी 11 उसमें क्या है? प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? प्रोटॉन्स को, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो लूज या गेन हो रहे हैं ना। अब अगर मैं कहूं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना लिया, तो क्या इसका अब एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, 11 से 10 हो गया? वो तो 11 ही रहेगा ना। क्लियर हो रहा है? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है सबको? मैं बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस टेल मी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। आपको वो जरूर ग्रुप 1 में दिखता है, बट उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। नो। आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे तो 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम में, ठीक है। अब हमें पता है, इधर पे टेंशन, फिर भी देख लो, थोड़ा सा पिंच कर लिया करो अपने आप को। कर लो। हाँ, कितने उदास होके बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा? और मैं टेढ़ा देख रहा हूँ? हाँ भाई, आप ही को कह रहा हूं मैं। ओके, तो न्यूट्रल एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने ऑक्टेट टर्म यूज किया था कि वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होता है? सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो एटम जो है पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ चलो मेजॉरिटी में ऑक्टेट की बात कर लूं, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल टर्म एज वेल जिसे हम कहते हैं, यस, हीलियम। गुड। ट्यूपलेट कंप्लीट होता है उसका, क्योंकि एक ही शेल होता है हीलियम में। ध्यान से सुनो, बाहर देख रहे हो खिड़की, मेट्रो आई है। हीलियम में एक ही शेल होता है, दैट इज के शेल, और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और हीलियम के एटम में नेचुरली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। आया समझ में? तो जो हम फर्स्ट 5 एलिमेंट्स की, 4 एलिमेंट्स की बात कर लेना, तो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। जैसे लिथियम जो है वो Li+ हम लिखते हैं, 2,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3 एटॉमिक नंबर है। तो 2,1 का मतलब या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या एक लूज करके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करना ज्यादा इजी है, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ हो जाता है उसमें। हाँ जी। नो, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस? हाँ
हाँ हाँ, इट कैन कंबाइन आयोनिकली एज वेल। नहीं देखो, ऐसा होता है, अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो उनमें शेयरिंग होती है, उनमें आपस में लूज या गेन नहीं चलता। ठीक है, तो जब शेयरिंग होती है तो वो एक ऐसा बॉन्ड हल्का सा वीक रहेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, तो उसे हम कोवेलेंट कहेंगे। अब अगर सोडियम और ऑक्सीजन की बात करूं, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। हाँ, हालांकि ये होता है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उसके पास उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सोडियम को एक लूज करना होता है। तो अगर सोडियम और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करेंगे, एक एक एटम नहीं करेगा, दो सोडियम के एटम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को दो चाहिए और सोडियम को एक एक लूज करना है। एक सोडियम एक ऑक्सीजन को दे देगा, दूसरा सोडियम ऑक्सीजन को दे देगा, तो वो दोनों से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो यहां केस में मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। यस। हाँ हाँ। I am only talking about a molecule. अभी I am not talking about this reaction particularly. हालांकि रिएक्शन हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब आपका कहने का मतलब है, हाँ, जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी ये होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट का एटम ऐसे ही बैठा हुआ है और कह रहा आओ मैं स्टेबल हो जाता हूं। उसे नीड है, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तभी तो स्टेबिलिटी अटेन करेगा। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखूं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में है, ठीक है। अब इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसने एक लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। तो यानी कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और कितना ज्यादा है? 1। इसीलिए सोडियम में कितना चार्ज आ जाएगा? ओवरऑल चार्ज +1। 1 हम लिखते नहीं है। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये Na+ कैसे बना, ये चार्ज कैसे आया। अगर मैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल फ्लोरीन का दिया गया है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, एटॉमिक नंबर यानी 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है, अब इसे स्टेबल होना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक गेन करना है। दो ऑप्शन है, या तो 7 लूज करके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, और इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा सिंपल क्या है? गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये एक गेन कर लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 2,8 कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 9। अब कौन सा चार्ज ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 1। तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा? -1। आया समझ में? लेकिन बेटा, केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वही लूज या गेन तो होते हैं। हाँ, क्योंकि रिपल्शन नहीं होगा साथ में, पेनल्टीमेट शेल्स का भी तो रिपल्शन होगा। क्या लग रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, रिपल्शन भी तो हो रहा है साथ में, तभी तो कोलैप्स नहीं कर रहा है उसमें। यस। कार्बन शेयरिंग करता है। कार्बन ना चार लूज करेगा ना चार गेन करेगा, इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तभी इसीलिए वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है जनरल। ओके, ये समझ आया? हाँ हाँ हाँ, ये तो यही तो मैंने कहा आपको।
जो पहले के 3 या 4 एलिमेंट्स होते हैं वो ट्यूपलेट फॉर्म करते हैं स्टेबल होने के लिए। आया समझ में? ठीक है। ऑक्सीजन का भी चलो फटाफट से एक बता देता हूं। ऑक्सीजन, अच्छा, इस F माइनस को हम एक नाम देते हैं, दैट इज फ्लोराइड आयन। क्या कहते हैं? फ्लोराइड आयन। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है ना, अब एक्चुअल में एक GIF इमेज था कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है फ्लोरीन को, क्योंकि देखो इसको एक लूज करना है, इससे लूज करके Na+ बना लिया और पॉजिटिव चार्ज आयन बनाया, तो ये क्या है? कैटायन। और इसको एक गेन करना था, ठीक है, इस एटम को एक गेन करना था, इसने गेन करके क्या बना लिया? एनायन। आया समझ में? अब इसको एक लूज करना था, इसको गेन करना था, तो दोनों का फायदा हो गया ना। यस और नो? आपस में दोनों के बीच में एक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की वजह से। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे हवा में पढ़ाऊंगा बट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, NaF। सेम केस आपका NaCl के साथ भी है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एनायन बना लेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, उसे NaCl फॉर्म हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे आयंस फॉर्म होते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, आयंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? पक्का? हवा में नहीं? क्लियर हुआ? तो अब किसी भी चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं आयन। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ूं मैं। जल्दी लिख लो, किसी को लिखना है तो। यस, टेल मी। बेटा अभी वो आएगा, अभी कोवेलेंट बॉन्ड हमारा मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है क्योंकि वो अभी आपका 4th चैप्टर में आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं, जिससे आपको वैलेंसी, पॉलीएटॉमिक आयंस, ये सब क्लियर हो जाए। उसके बारे में हम 4थे चैप्टर में बात करेंगे। यस। हाँ हाँ। फिर प्रॉपर्टीज की भी बात होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लूजिंग, प्रॉपर्टीज की भी बात है। Iron, any charged species is known as iron. Keywords: charged species. That's it. Written? Okay. Somebody is writing. जल्दी जल्दी. And try not to copy. कोशिश करिए धीरे धीरे ये हैबिट इनकलकेट करिए कि आपने एक बार रीड कर लिया, ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। बिल्कुल ही नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो। कर लो बातें, कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, बताओ मुझे। नहीं नहीं, नॉट यू। सिटिंग डायगनली। हाँ। दक्ष, काफी चर्चा हो रही थी। आपके बगल में जो बैठे हैं, दक्ष, आयुष, कल से आप आगे बैठेंगे। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, किसने मना किया? पढ़ने वाले बनो बस तुम। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करूं तो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आता है ना, फिर दिक्कत है। ठीक है। अब जैसे मैंने F माइनस बोला ना, वो पॉलीएटॉमिक नहीं है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? जैसे कि यहां पे लिखा है ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज ऑन इट। ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करूं, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रेट आयन। ठीक है। नाइट्रेट आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NO3, और इस पूरे पे चार्ज -1 है। ठीक है। सिर्फ O पे चार्ज नहीं है, ये पूरे ओवरऑल चार्ज, जैसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, वो -1 है। दिस यू हैव टू लर्न। क्लियर हुआ? क्लास 11 में तो आपको ये भी निकालना सिखाया जाएगा कि ये चार्ज निकालते कैसे हैं। आया समझ में?
अब जैसे कुछ कुछ है आपका कार्बोनेट आयन इज CO3 2-। ये पूरा आपको याद होना चाहिए और ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई कहे चलो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, रटा होगा जिसने वो तो कह देगा सी, देखो CaCO3 आया कैसे, CaCO3 फॉर्म कैसे हुआ CaCO3, ये नहीं बताओगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन कितना होता है CO3 2-। ठीक है, सेम चार्जेस कैंसिल आउट, यस और नो, क्रिस क्रॉस करेंगे नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला विल बी CaCO3। क्लियर हुआ। पॉली एटॉमिक आयंस याद होने चाहिए सबको। ये जो चार्ट है ना ये कहां से लिया है, 9th स्टैंडर्ड की बुक से, NCERT से। अब जैसे अमोनियम लिखा है यहाँ पे NH4+, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाय कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ ले सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम की वैलेंसी प्लस दिस 1 विद पॉजिटिव चार्ज एंड HCO3 और इसके चार्ज कितना है -1, इट विल कैंसिल आउट, तो NaHCO3 विल बी द फॉर्मूला। ये 10th में पहले चैप्टर में कहीं पे भी नहीं दिया गया होगा आपको कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, इसकी वैलेंसी इतनी है। डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और वो भी वर्ड इक्वेशन होगी। जरूरी नहीं है कि आपको सिंबल्स के फॉर्म में दे दिया जाए, सिंबल्स फॉर्मूला के फॉर्म में कि पहले से ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि आप खुद से फॉर्मूला लिखिए और तब उसे बैलेंस करिए एटम्स को। ठीक है, और जहां फॉर्मूला गलत हो गया वहां यानी नंबर ऑफ एटम्स गलत हुए, नंबर ऑफ एटम्स गलत हो गए तो बैलेंसिंग गलत हो गई, बैलेंसिंग गलत तो पूरा चैप्टर खत्म। हाँ गए, खत्म का मतलब वही आया समझ में। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्लियर हुआ, एनी डाउट, पक्का। अच्छा, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता भी दूंगा, ये क्लास 9th की बुक से तो ये जितने भी हैं ये कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि एक शीट अपलोड करा दूं, आई एम अभी इट्स इन द प्रोसेस। एक पॉलीएटॉमिक आयंस की शीट है, ठीक है, आपको एक जगह मिल जाए, मैं चाहता हूं ये, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। अब जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट के बाद नाइट्राइट भी आता है, ठीक है, एंड नाइट्राइट इज चल N3 नेगेटिव इज नाइट्राइड, डमरू वाला ड, वो नाइट्राइड है। हाँ, सुना ही नहीं है कभी। ऐसे ही सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड है, ठीक है, सल्फेट इज SO4 2-, सल्फाइट SO3 2-। सल्फाइड जो है वो पॉलीएटॉमिक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही जैसा है S2-, तो मैं बच्चों को एक ही साथ लर्न करा देता हूं S2-। क्लियर हुआ, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान से कर लेना ये। आगे बढ़े, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करूं, अभी तक हम इन सब की तो बात कर ली थी। क्या यही 3 सिर्फ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? सिलेबस में आपके इतने ही हैं तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अभी तक आपको यही पता था कि अगर मैं दिस रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम की बात करूं तो आपको पता था कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है वो सोलर सिस्टम के जैसा है, यस और नो। बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगला मॉडल आया नील्स बोर, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ये पर्टिकुलर शेल्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन शेल्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये लूज नहीं कर रहे हैं। दिस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये हमें पता लग गया। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर एम्प्टी स्पेस में, या हम कह लें ऐसे, देखो एटम जो है ना वो कोई बंद डिब्बा नहीं है जो आप सोचें, ठीक है। जो मैं शेल्स कह रहा हूं ना, दी शेल्स आर नॉट एनक्लोज्ड फिगर,
ये एक हाइपोथेटिकल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन की हम बात करते हैं, जिसको हम शेल्स का नाम दे देते हैं, और उसी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चक्कर लगा रहे होते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो? चलो, दिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बस कुछ नहीं है, यही बताना था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट एक्स है मान लो, ठीक है, ए इज योर मास नंबर, जेड इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास नंबर किसका सम है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हम कंबाइन करके एक वर्ड दे देते हैं, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। क्या दे देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। आया समझ में? इतना और इतना नोट कर लो, पहले इतना तो लिख ले। दिस यू विल गेट, डोंट वरी, आपके आप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल। पता नहीं चला 1 घंटा, वैसे तुम लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला ना? हाँ, ऐसे ही कहते रहना बस पूरे साल। हाँ जी।